हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोल्यूशन चैप्टर की एक क्विक रिवीजन जो क्लास 12 केमिस्ट्री का हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है फॉर दिस सेशन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये पता चले सोल्यूशन क्या होता है। हम सोल्यूशन की डेफिनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? सोल्यूशन एक ना मिक्सचर होता है हमारे पास। तो आपने पढ़ा होगा कि जो मैटर है एक प्योर होता है कि इम्प्योर होता है। तो उसमें इम्प्योर मैटर में एक मिक्सचर हमारे पास होता है और इसमें मिनिमम 2 कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं। वो कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? एक आपके पास सोल्यूट होता है और एक आपके पास सॉल्वेंट होता है। तो अगर हम इसे एक एग्जांपल से समझे, लेट से आपके एक गिलास आपने पानी लिया हुआ है, ठीक है। तो पानी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। और लेट से आप इसमें शुगर डिसॉल्व करना स्टार्ट कर देते तो शुगर आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ पे सोल्यूट हो जाएगा। एक चीज का ख्याल रखना कि सोल्यूट हमेशा ही आपका लेस अमाउंट में होगा और जो सॉल्वेंट है वो हमेशा मोर अमाउंट में होगा। जो ज्यादा अमाउंट में सॉल्वेंट है और जो कम है वो सोल्यूट होता है। फिर हम नेक्स्ट टर्म हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी क्या होती है? लेट अस से आपका यही हमारे पास गिलास ऑफ वाटर है और आपने क्या किया? इसमें शुगर डिसॉल्व कर रहे हो। आपने पहले 1 टेबलस्पून शुगर डिसॉल्व की, वो होगी। फिर आपने सेकंड टेबलस्पून शुगर डिसॉल्व की, वो भी होगी। ऐसे करते करते एक स्टेज ऐसी आएगी जब इसमें और शुगर डिसॉल्व होना क्या बंद हो जाएगी और शुगर डिसॉल्व नहीं होगी आपके पास। तो उस स्टेज पे जो सोल्यूशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो वो आपके पास सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है। याद रखना है सैचुरेटेड सोल्यूशन जब भी आप चेक कर रहे हो तो तब आपने टेम्परेचर को चेंज नहीं करना है। टेम्परेचर आपका हमेशा फिक्स रखना है, क्योंकि अगर आपने टेम्परेचर चेंज किया तो सॉल्युबिलिटी भी चेंज हो जाती है। तो सेकंड हमारे पास आता है जो टाइप आती है वो आती है हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन की आती है। अब अनसैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है? देखो, जब तक आप डिसॉल्व कर रहे थे शुगर को, जब तक और ज़्यादा डिसॉल्व हो रही थी, मतलब जब तक मैक्सिमम अमाउंट जो डिसॉल्व नहीं हुआ, ठीक है, तब तक जो सोल्यूशन है वो हमारे पास क्या होता है? तब वो हमारे पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। मतलब कि अगर आपके पास अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है तो उसमें और ज़्यादा सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। फिर हमारे थर्ड हमारे पास आता है सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन हमारे पास क्या होता है? जो आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है। अब सैचुरेटेड सोल्यूशन में तो क्या कि इसमें आप और ज्यादा जो सोल्यूट है वो तो डिसॉल्व नहीं कर सकते, तो आप क्या करते हो कि इसको हीट करना स्टार्ट कर देते हो। अगर आप सैचुरेटेड सोल्यूशन को हीट करना स्टार्ट करोगे तो हीट करने के बाद इसमें और एडिशनल सोल्यूट डिसॉल्व हो जाएगा। तो इस सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बोलते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कुछ एक टर्म्स आती हैं इस चैप्टर में जो कि कंसंट्रेशन को मेजर करने के लिए यूज होती हैं। क्योंकि सोल्यूशन को जब भी हम मेजर करते हैं सोल्यूशन की कंसंट्रेशन मेजर करते हैं। कंसंट्रेशन हमने लोअर क्लास में पढ़ी है। ये क्या होती है? ये होती है अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। हम आपके पास अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अगर आप कर देते हो तो आपके पास क्या आ जाता है? आपके पास आ जाता है कंसंट्रेशन आ जाती है। कंसंट्रेशन को मेजर करने के अलग अलग तरीके हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे मास परसेंट होता है। तो मास परसेंट ये आप चाहे तो इसे W/W की फॉर्म में भी कर सकते हो, ठीक है। इसका वेट बाय वेट मतलब होता है, मास बाय मास होता है। इसे वेट बाय वॉल्यूम की फॉर्म में भी किया जा सकता है। तो इसका सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? अगर वेट बाय वेट है तो ऊपर आप ले लोगे मास ऑफ सोल्यूट, ऊपर हम लिख लेंगे मास ऑफ सोल्यूट और डिवाइड कर देंगे मास ऑफ सोल्यूशन के साथ, मास ऑफ सोल्यूशन के साथ, ठीक है। अब सिंस ये मास परसेंट है तो 100 से साथ में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका वेट बाय वेट मास परसेंट, वेट बाय वेट परसेंट हो जाती है। अगर आप मास बाय वॉल्यूम या वेट बाय वॉल्यूम निकालना चाहते हो तो नीचे मास की जगह आप लिख सकते हो वॉल्यूम। तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100 आपके पास क्या हो जाएगा? मास परसेंट हो जाएगा आपके पास। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है कि मोलैरिटी क्या होती है। तो मोलैरिटी भी एक तरह से हम कंसंट्रेशन को ही देखते हैं। तो हम देखते हैं मोलैरिटी आप कैसे निकाल सकते हो। मोलैरिटी को M से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलैरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, एन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेते हैं इन लीटर्स में। तो ये आपके पास मोलैरिटी होती है। फिर आपके पास मोलैरिटी होगी, इसके बाद आपका सभी मोलैरिटी आती है। मोलैरिटी को आप स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हो। ये कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सोल्यूशन नहीं होता है और वॉल्यूम भी नहीं होता है, इसमें मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है क्योंकि यही एक डिफरेंस होता है मोलैरिटी और मोलैलिटी के बीच में। मोलैरिटी में R वाले में वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आता है लीटर्स में और मोलैलिटी में मास ऑफ सॉल्वेंट आता है kg में, ठीक है। इसमें एक ये डिफरेंस ये है। सेकंड ये डिफरेंस होता है जो मोलैरिटी है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पे डिपेंड कर जाती है। और जो ये होती है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। इसके वजह रीजन क्या होता है कि जो मोलैरिटी में आपका वॉल्यूम होता है, जो वॉल्यूम है वो टेम्परेचर के साथ चेंज कर जाता है। और जो आपके पास मोलैलिटी में क्या होता है? मास होता है, मास इंडिपेंडेंट होता है, वो चेंज ही नहीं करता। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमने पढ़ा हुआ है। मास ऑफ टेम्परेचर वगैरह से चेंज नहीं कर सकते हो। तो ये आपके पास मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला आ जाता है, सॉरी मोलैलिटी का फॉर्मूला आ जाता है। नेक्स्ट हमें डिस्कस करना है मोल फ्रैक्शन के बारे में। अब मोल फ्रैक्शन क्या होती है? लेट्स से आपके पास 2 कंपोनेंट आपके पास, जैसे हमने बताया था सोल्यूशन में 2 कंपोनेंट होते हैं। एक लेट्स से आपके पास कंपोनेंट A है और एक लेट्स से आपके पास कंपोनेंट B है, ठीक है। तो अब मोल फ्रैक्शन क्या है कि एक कंपोनेंट के मोल टोटल
जो सोल्यूशन है उनके मोल्स में कितने फ्रैक्शन में प्रेजेंट है। तो थोड़ा समझ लेते हैं, फॉर्मूला से इजी रहेगा। मोल फ्रैक्शन को हम x से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने a की मोल फ्रैक्शन निकालनी तो x a लिखेंगे, तो a के मोल्स na से रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी फ्रैक्शन टोटल में कितनी है, na प्लस nb। तो टोटल na प्लस nb टोटल सोल्यूशन के मोल्स हो गए, उसमें na के कितनी फ्रैक्शन है तो मोल फ्रैक्शन होती है। इसमें अगर आप xb की निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा nb डिवाइडेड बाय na प्लस nb आपके पास आ जाएगा। ठीक है, हमेशा याद रखना कि टोटल मोल फ्रैक्शन किसी भी कंपोनेंट की हमेशा 1 होती है। ये आपके पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने हमेशा याद रखना है। तो ये मोल फ्रैक्शन हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास आता है पार्ट्स पर मिलियन। तो एक सेकंड इसे मैं इरेज कर लेता हूँ, फिर हम पार्ट्स पर मिलियन को डिस्कस करते हैं। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा हमारे लिए। चलिए हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पार्ट्स पर मिलियन क्या होता है। तो पार्ट्स पर मिलियन को ppmb लिख देते हैं। आपने अक्सर ही सुना होगा जो पोल्यूशन का लेवल ppm में होता है, कितने ppm पोल्यूशन हो गया, इतने ppm सोल्यूशन हो गया। तो ppm कुछ नहीं, पार्ट्स पर मिलियन ही हमारे पास होता है। तो ये क्या होता है हमारे पास, द नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ बाय मास ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स बाय मास ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, मतलब कि आपके पास अगर मास ऑफ सोल्यूट है, ठीक है, ये पर मिलियन ऑफ मास ऑफ सॉल्वेंट में कितना प्रेजेंट है, मास ऑफ सोल्यूशन में। अगर मास ऑफ सोल्यूशन ले लेते हो इनटू 1 मिलियन कितना 10⁶। तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ppm की वैल्यू आ जाती है, इसे हम पार्ट्स पर मिलियन बोलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम सोल्यूशन की टाइप्स डिस्कस करते हैं। तो पहले हमारे पास आती है सोल्यूशन की टाइप आती है, वो कौन सी आती है, गैस इन लिक्विड सोल्यूशन। मतलब आपके पास यहाँ पे गैस सोल्यूट है, गैस को हमने सोल्यूट लिया हुआ है, और प्लस जो सॉल्वेंट है आपके पास वो लिक्विड है। ठीक है, तो हम इस केस की बात करते हैं, गैस को आपने लिक्विड में डाला हुआ है। ठीक है, तो इसकी बात करते हैं। तो इसके लिए अगर हमने सबसे पहले ऐसे हमें समझना मुश्किल होता है, हमने एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि हमें समझना इजी हो। तो अगर आपने कोल्ड ड्रिंक की बॉटल देखी हो, जो कोल्ड ड्रिंक्स होती है आपके पास, कोल्ड ड्रिंक्स होती है, ठीक है, उसके यहाँ पे पता हो कौन सी गैस प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, गैस किस में प्रेजेंट होती है, आपके पास लिक्विड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो यहाँ से हमें समझना इजी होगा जो भी यहाँ पे बात करेंगे। तो देखते हैं, पहले इनका पॉइंट है, पहले पॉइंट में बोलते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉलिड डिक्रीजेस विद राइजिंग टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है, कहते हैं कि अगर आप टेम्परेचर को राइज करना स्टार्ट कर दोगे, अगर कोल्ड ड्रिंक की बॉटल को हीट करना स्टार्ट कर दोगे, अगर आप कोल्ड ड्रिंक की बॉटल हीट करो तो उसमें से गैस क्या फटाफट बाहर निकलने लगेगी, गैस बाहर निकलने लगी तो इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी। इस केस में सॉल्युबिलिटी हमारी जो है कम हो जाती है जैसा टेम्परेचर राइज करते हो। सेकंड हमारे पास यहीं से एक हेनरीज लॉ आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेनरीज लॉ। तो हेनरीज लॉ हमें क्या कहता है, ठीक है, हेनरीज लॉ कहता है कि अगर आपके पास, फिर हम ना एक कोल्ड ड्रिंक वाली एग्जांपल समझ लेते हैं। लेट्स हमने एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल ली है, बॉटल तो नहीं है, एक बिकर है, कैन है, तो इसे ऊपर से क्लोज होगा लेटर से। ठीक है, यहाँ पे नीचे आपका क्या होगा, लिक्विड होगा। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्या होगी, गैस होगी। ठीक है, अब जो गैस के पार्टिकल है इसके ऊपर क्या एग्जर्ट करें, प्रेशर एग्जर्ट करें, बिल्कुल करेंगे। ठीक है, अब कहते हैं कि जितना ये प्रेशर ज्यादा लगाएंगे, ठीक है, जितना ये प्रेशर ज्यादा लगाएंगे उतने ये लिक्विड में भी ज्यादा चले जाएंगे। इस बात से एग्री करोगे, बिल्कुल यही हेनरीज लॉ है। कहता है कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा आपके पास गैस के पार्टिकल्स का लिक्विड की सर्फेस के ऊपर, उतनी गैस की सॉल्युबिलिटी भी क्या होगी, हमारे पास ज्यादा होगी। तो यहाँ पे आपके पास देखो, यहाँ पे ये एक इन्होंने रिलेशन दिया हुआ है कि जो प्रेशर है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, मतलब कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा ऊपर गैस का, उतनी उसकी मोल फ्रैक्शन लिक्विड में ज्यादा होगी। तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन आता है, यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है KH, जिसको हम बोलते हैं हेनरीज कांस्टेंट। KH आपके पास हेनरीज कांस्टेंट हो जाता है। तो जो ये हेनरीज कांस्टेंट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कि जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना हेनरीज जो कांस्टेंट है वो भी ज्यादा होगा। इसको और थोड़ा ध्यान से समझते हैं इस इक्वेशन को। तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा अच्छे तरीके से इस इक्वेशन को समझा देता हूँ। देखो, हमें क्रैम कुछ नहीं करना है, क्रैम करने से कोई फायदा नहीं है, समझना हमें ज्यादा बेटर है। तो देखो, आपका कहते हैं प्रेशर है, KH है, ये X है। ठीक है, X क्या, मोल फ्रैक्शन, मतलब सॉल्युबिलिटी है। मोल फ्रैक्शन लिक्विड में जितनी ज्यादा होगी उसकी सॉल्युबिलिटी भी ज्यादा होगी, तो हमें पता ही है। ठीक है, अगर आप टेम्परेचर राइज करते हो, अगर आप टेम्परेचर राइज करोगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, कम होती है। बट ये क्या, ये दो चीजों की प्रोडक्ट है। ठीक है, अगर ये वैल्यू कम हो रही है, लेस हो रही है टेम्परेचर इंक्रीज करने से, तो ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपका प्रेशर का ये तो कांस्टेंट रहना प्रोडक्ट। तो इस तरह से अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हेनरीज कांस्टेंट भी ज्यादा हो जाता है और सॉल्युबिलिटी जो आपके पास वो लेस हो जाती है। तो उसका हम नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं, लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो अब हम लिक्विड एंड लिक्विड सॉल्यूशन के बारे में डिस्कस करते हैं।
तो ये रहा, ठीक है। लिक्विड लिक्विड समझे कि आपने कोई भी दो लिक्विड को मिक्स कर दिया है, ठीक है। तो अगेन इसके लिए हम कोई एक एग्जांपल समझ लेते हैं ताकि हमें थोड़ा समझना इजी हो जाए लिक्विड एंड लिक्विड को। लेट्स से आपने क्या किया, जो HCl है, ठीक है, इसको आपने वाटर में डाल दिया, ठीक है। HCl एसिड है और वाटर आपके पास लिक्विड होता है, ये भी। आप क्या कर दूसरे एग्जांपल करें, आपने अल्कोहल को वाटर में डाल दिया, ठीक है। तो हम ऐसे एग्जांपल समझे तो ना थोड़ा इजी हो जाता है। तो अब वेपर प्रेशर की हम बात करते हैं। यहाँ पे वेपर प्रेशर का मतलब पहली टर्म हमारे पास यहाँ पे देखो क्या आती है, वेपर प्रेशर आती है, नाम से क्लियर है, वेपर प्रेशर, ठीक है। जो वेपर बनते हैं, जो वेपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वेपर प्रेशर बोलते हैं। देखो आपके पास यहाँ पे कोई भी एक ना सोल्यूशन है, ठीक है, जिसमें दोनों लिक्विड्स हैं। लेट्स आप इसे क्लोज कर दिया है, ठीक है। अब लिक्विड से वेपर्स तो बनेगी, हमें पता ही है, वेपोरेट होता है, वेपराइजेशन प्रोसेस होता है, तो वेपर्स तो बनेंगे। अब जो ये वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करते हैं लिक्विड के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर बोल देते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा रॉल्स लॉ आता है। रॉल्स लॉ क्या कहता है, देखो ये सेम हेनरीज लॉ की तरह ही है, याद रखना, ये सेम हेनरीज लॉ की तरह ही है। बस हेनरीज लॉ में क्या था, जो सोल्यूट था वो गैस था, यहाँ पे सोल्यूट भी लिक्विड है, सॉल्वेंट भी लिक्विड है, बाकी सेम ही है। वो ये भी जो रॉल्स लॉ भी सेम ही कहता है कि जितना ये जो लिक्विड के जो वेपर का प्रेशर जितना ज़्यादा ऊपर से लगाएंगे उतनी उनकी सॉल्युबिलिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो ये क्या कहता है कि देखो हमारे साथ दो कंपोनेंट होते हैं, A प्लस B, तो हमेशा जो B है उसको सोल्यूट माना जाता है, ठीक है, और A को हम क्या मानते हैं, सॉल्वेंट मानते हैं। तो इसी तरह से अगर आप PA लिखोगे तो ठीक है, PA का मतलब क्या हो जाएगा, प्रेशर हो जाएगा किसका, सॉल्वेंट का, और PB लिखोगे तो वो प्रेशर किसका हो जाएगा, सोल्यूट का आपके पास हो जाएगा, ठीक है। ये हमें याद रखना है। ओके, अब रॉल्स लॉ क्या कहता है कि जितना किसी भी एक कंपोनेंट का प्रेशर है, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वो उसी की मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। अगर एक कंपोनेंट की बात करें तो मतलब जितना ये ऊपर की तरफ प्रेशर ज्यादा लगाएंगे उतनी उसकी सॉल्युबिलिटी भी लिक्विड में क्या होगी, ज्यादा होगी। यही चीज़ यहाँ पे बताना चाहते हैं कि जितना प्रेशर ज्यादा होगा, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, उतने वो ज्यादा लिक्विड में चले जाएंगे। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा के यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो इस केस में भी कांस्टेंट आता है, उसे हम बोल देते हैं P0A। तो P0A एक कांस्टेंट है, साथ में XA आ गया। अब ये जो नॉट है इसका मतलब क्या होता है, ये होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, प्योर कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, प्योर कंपोनेंट की। अब आप खुद बोलोगे ये क्या होता है, कुछ नहीं, बड़ी इजी चीज होती है, ठीक है। लेटेस्ट आपका जैसे यहाँ पे मैंने लिया था, ऊपर अल्कोहल लिया था और वाटर लिया था। और जब आपने इन दोनों को मिक्स नहीं किया, दोनों अलग अलग बीकर्स में पड़े हुए हैं, तो अल्कोहल अपने प्रेशर एक्सर्ट कर रही होगी, वाटर अपना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा होगा, कुछ भी इनके वेपर्स प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। अभी अपने प्योर स्टेट में ना कोई मिक्सचर नहीं बने, तो मिक्स करने से पहले जो उनका वेपर प्रेशर होता है प्योर फॉर्म में, उसको हम बोल देते हैं वेपर प्रेशर प्योर कंपोनेंट, उसे P0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। और जब लेट से ये A है, लेट से ये B है, ठीक है, तो मिक्स करने से पहले इनके प्रेशर क्या होंगे, P0A P0B, ठीक है। अब जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, अब सोल्यूशन में चलेगा, सोल्यूशन में जाकर जो P0A नहीं रहा वो क्या बन जाएगा, PA, और ये क्या बन जाएगा, PB बन जाएगा। सोल्यूशन में जो अल्कोहल वाटर एक्सर्ट कर रहा होगा वो PA होगा, और जो दूसरा कंपोनेंट वाटर एक्सर्ट करेगा वो PB हो जाएगा, ठीक है। पर प्योर फॉर्म में P0A एंड P0B होता है। आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। और जो टोटल प्रेशर है पूरे सोल्यूशन का, टोटल प्रेशर किसके इक्वल होगा, उनके कंपोनेंट के प्रेशर के इक्वल, PA प्लस PB के इक्वल हमारे पास ये चीज आ जाती है, ठीक है। उसका हमारा नेक्स्ट आता है आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशन आपके पास क्या होते हैं, जो रॉल्स लॉ को ओबे करते हैं ऑल कंसंट्रेशन के ऊपर, तो वो आपके पास क्या होते हैं, आइडियल सॉल्यूशंस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने एक चीज सा प्लीज ध्यान से समझना, आपके पास लेटर से एक कंपोनेंट A है, एक कंपोनेंट B है, ठीक है। तो मिक्स करने से पहले इस बीकर में सारे A कंपोनेंट होंगे, तो A और A में आपस में इंटरेक्शन होगी, सब A इंटरेक्शन बोल देते हैं। और B वाले बीकर में B और B की इंटरेक्शन हो रही होंगी, जिसे हम B इंटरेक्शंस बोल देते हैं। तो ये A इंटरेक्शन, जब आपने इन दोनों को मिक्स कर दिया, तब आपके पास एक बीकर में क्या आ गया, A भी दोनों मिक्स हो गए। अब इंटरेक्शन किसके बीच में आ जाएंगी, A और B के बीच में इंटरेक्शन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सोल्यूशन के बीच में इंटरेक्शन है, सोल्यूशन में ये क्या, प्योर स्टेट में जो इंटरेक्शन है वो होती है आपके पास प्योर स्टेट, ठीक है। तो अब अगर मिक्स करने से पहले मतलब जो A इंटरेक्शन है, या सॉरी A इंटरेक्शन और जो B इंटरेक्शन है, ठीक है, मिक्स करने से पहले और मिक्स करने के बाद A B, अगर दोनों इंटरेक्शन का बिल्कुल सेम है, ठीक है, बिल्कुल लगभग सेम है ये, तो वो सोल्यूशन क्या होता है, आइडियल सोल्यूशन। और आइडियल सोल्यूशन में आपके पास जो इंटरेक्शंस हैं वो सेम रहती है, कोई चेंज नहीं होता, इसलिए वो आइडियल सोल्यूशन होता है और वो रॉल्स लॉ ओबे करता है। अब जो नॉन आइडियल सोल्यूशन है वो क्या, कि वो रॉल्स लॉ को ओबे नहीं करता है, डू नॉट ओबे रॉल्स लॉ। और इसमें हमारे पास दो केसेस आते हैं, या तो वो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो करता है रॉल्स लॉ से, या वो नेगेटिव डेविएशन शो करता है। अब ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन क्या होता है वो हम समझते हैं। तो देखो ध्यान से समझना भी पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस क्या होती हैं। देखो ये A है, ये B है,
ठीक है। जब दोनों को मिक्स कर दिया कौन सी इंटरेक्शन आ गई बीकर में, ए बी इंटरेक्शन आ गई, ठीक है। अब अगर ये ए बी और बी बी ए सेम है तो वो कौन सा है, आइडियल सोल्यूशन है। अब जब आपने मिक्स कर दिया दो पॉसिबिलिटीज हैं, या तो जो ए बी इंटरेक्शन है ये क्या हो जाए, ये स्ट्रॉन्ग हो जाए एज कम्पेयर टू ए या बी बी इंटरेक्शन, मतलब मिक्स करने के बाद इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। अब अगर स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं तो ये कौन सी डेविएशन शो करती है, नेगेटिव डेविएशन शो करती है, ठीक है। नेगेटिव डेविएशन का मतलब क्या है, देखो सिंपल समस्या, आपका सिर्फ बीकर है, ठीक है, आपने यहाँ पे सॉल्यूशन पढ़ा हुआ है आपका, ठीक है। अब इसमें जो इंटरेक्शन है ए बी इंटरेक्शन है, ठीक है। अब ये स्ट्रॉन्ग होगी, अगर ये स्ट्रॉन्ग होगी तो वेपर क्या बनेंगे, कम बनेंगे, वेपर कम बनेंगे तो ये नेगेटिव डेविएशन शो करती है। सेकंड केस हमारे पास क्या है कि सेकंड केस हम ये मान लेते हैं कि जो ये ए बी इंटरेक्शन है ये वीक हो गई एज कम्पेयर टू ए एंड बी बी इंटरेक्शन, मतलब मिक्स करने के बाद इंटरेक्शंस वीक हो गई तो वो कौन सी डेविएशन शो कर देती है, वो आपके पास पॉजिटिव डेविएशन शो कर देती है। अगर आपको याद रखना हो, एग्जांपल्स थोड़ी सी याद रखनी हो, मतलब आइडियल सॉल्यूशन की या नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, देखो जो लगभग सेम होमोलोगस फैमिली को मतलब बिलोंग करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन आ गया, बेंजीन और टोलुइन आ गया आपके पास, टोलुइन ये होता है ना, देखो लगभग दोनों सेम फैमिली को बिलोंग करी, बेंजीन फैमिली को बिलोंग करी है, एक आधे मेंबर का डिफरेंस आ गया तो सेम ही है, तो इनमें इंटरेक्शंस भी सेम रहती हैं, तो ये आपके पास आइडियल सॉल्यूशन बन जाते हैं, ठीक है। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन स्ट्रांग होनी चाहिए, लेट्स से जैसे वाटर है और HCl है, ठीक है। तो देखो वाटर में पहले जो इंटरेक्शंस हैं, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, और HCl में आपके पास क्या होता है, आयनिक बॉन्डिंग थोड़ा सा हो जाता है, मतलब पॉपुलैरिटी आ जाती है। तो बच्चों आप इन दोनों को मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद क्या है कि इनके बीच में इंटरेक्शंस और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती हैं, तो ये नेगेटिव डेविएशन की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप HCl की एग्जांपल ले लो और दूसरी लेटर से आप साइक्लोहेक्सेन ले लो, ठीक है, साइक्लोहेक्सेन ले लो, तो देखो मिक्स करने से पहले HCl और HCl के बीच में स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है, मिक्स कर दोगे तो HCl और साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन आपके पास क्या नॉन पोलर है, ठीक है, इनके बीच में इंटरेक्शन क्या होंगी, वीक हो जाएंगी, तो दोनों इंटरेक्शन वीक होगी मिक्स करने के बाद, तो ये एक पॉजिटिव डेविएशन की एग्जांपल आ जाएगी। ऐसा कोई भी एग्जांपल है जो वो कंसीडर कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं एजियोट्रॉप के ऊपर। एजियोट्रॉप्स क्या होते हैं हमारे पास, द मिक्सचर ऑफ सॉलिड व्हिच बॉयल एट कांस्टेंट टेंपरेचर लाइक अ प्योर लिक्विड एंड हैज सेम कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट इन लिक्विड एज वेल एज वेपर फेज, इसे हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप। तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड डेफिनेशन इजी करते हैं, ठीक है। वो लेट अस से आपके पास ना एक सॉल्यूशन है, ठीक है, इसमें ए कंपोनेंट है और बी कंपोनेंट है। देखो नॉर्मली क्या है, हमने एक डिस्टिलेशन का प्रोसेस पढ़ा हुआ छोटी क्लासेस में। डिस्टिलेशन क्या कहते हैं, अगर दो लिक्विड एक दूसरे में मतलब मिक्सिबल हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो आप उनको बॉईल करके सेपरेट कर सकते हो, मतलब उसको हीट करो, दोनों जो कंपोनेंट है उनका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले निकल जाएगा। बट क्या हो अगर इन दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट भी सेम हो जाए, अगर बॉइलिंग पॉइंट सेम हो गया, बॉइलिंग पॉइंट सेम होने से क्या होगा, यहाँ पे देखो ये इनकी लिक्विड स्टेट है, अब दोनों सेम टेम्परेचर पे बॉईल कर रहे हैं, तो इन दोनों के वेपर भी सेम टाइम पे बनेंगे, मतलब जो वेपर फेस में इनकी कॉम्पोजिशन है और जो इनकी लिक्विड फेस में कॉम्पोजिशन है वो क्या रहेगी आपके पास, सेम रहेगी दोनों केसेस में। तो ऐसे जो सोल्यूशन उनको हम क्या बोलते हैं, एजियोट्रॉप्स बोलते हैं, जो सेम टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं और जिनकी कॉम्पोजिशन सेम रहती है इन द वेपर फेज एज वेल एज इन लिक्विड फेज। यही डेफिनेशन कहती है। दो तरह की होती है बेटा, एक मिनिमम बॉइलिंग होते हैं, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स होते हैं ये रहे, एक मैक्सिमम बॉइलिंग होते हैं। मिनिमम बॉइलिंग क्या होते हैं, जिनकी जो कम बॉइलिंग पॉइंट पे मतलब कम टेम्परेचर बॉईल कर जाते हैं, ये वो होते हैं जो पॉजिटिव डेविएशन रॉल्स लॉ से मतलब शो करते हैं। देखो लार्ज पॉजिटिव डेविएशन जो शो करते हैं कहाँ से, रॉल्स लॉ से, तो वो मिनिमम बॉइलिंग बन जाते हैं, मतलब जल्दी बॉईल हो जाते हैं। और मैक्सिमम बॉइलिंग क्या होते हैं आपके पास, जो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं रॉल्स लॉ से, वो आपके पास कौन से हो जाते हैं, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स हो जाते हैं। तो जो पॉजिटिव डेविएशन में आप एग्जांपल लिखोगे वो आप मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप में भी लिख सकते हो, और जो मैक्सिमम बॉइलिंग में आपने लिखी है वो नेगेटिव डेविएशन वाली सेम एग्जांपल आप यहाँ पे लिख सकते हो। उसका नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट बट डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सिंपल वर्ड्स में से करो तो जो बेटा नेचर पे डिपेंड नहीं करती हैं, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट अगर आप लिखोगे, नेचर ऑफ सॉल्यूट पे वो डिपेंड नहीं करेंगी, वो डिपेंड करेंगी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करती हैं, नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, ठीक है। वो क्या होती हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं। लेट्स से हम आगे पढ़ेंगे, जो यहाँ पे जो लिखी हुई है हमारे पास, और टोटल जो 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है, उनके बारे में धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो सबसे पहले हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है वो होती है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
ठीक है, तो ये हमारे पास पहली क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है। देखो रिलेटिव लोडिंग इन वेपर प्रेशर का हमारे पास मतलब क्या होता है, अगर आप डेफिनेशन पढ़ोगे तो शायद समझ में ना ही आए। द रेशियो ऑफ लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, तो कुछ समझ में नहीं आया। देखो आपके पास ना एक ना सॉल्यूट्स होते हैं, आपके पास एक वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, ठीक है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। वोलेटाइल सॉल्यूट से हमारा मतलब क्या होता है कि जो इवेपोरेट हो जाता है। जैसे ये आपके पास एक सॉल्यूशन है, लेट्स से सॉल्वेंट लिया, आपने इसमें सॉल्यूट डाल दिया, ठीक है, ये मैंने सॉल्यूट डाल दिया। अब अगर ये सॉल्यूट इवेपोरेट हो जाता है तो वोलेटाइल है, पर अगर ये इवेपोरेट नहीं होता तो ये नॉन वोलेटाइल है। ठीक है, देखो अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, अगर आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया तो ये क्या करेगा, देखो ये तो खुद इवेपोरेट नहीं होगा, साथ में जो नीचे से सॉल्वेंट के वेपर्स ऊपर जाने हैं उनका रास्ता भी ब्लॉक करेगा। तो ये मतलब वेपर अगर नहीं बनेगा तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, जो वेपर प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, हमारे पास लो हो जाएगा। ठीक है, वेपर प्रेशर लो हो गया तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं, ये देखो यहाँ पे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसे बोल दिया जाता है। ये थोड़ा रेस कर देते, काफी लंबा हो गया। ठीक है, उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अगर आप ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर लो हो गया, इसको कंपेयर कर देते हो प्योर सॉल्वेंट के साथ। जो पहले प्योर सॉल्वेंट लेट से क्या था, P नॉट ए होगा ना, P नॉट ए आपके पास क्या होगा, एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था। अगर आप इसके साथ कंपेयर करोगे तो वो क्या होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसका हम फॉर्मूला भी डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, एक सेकेंड। हाँ, ये रहा आपके पास, देखो ये इसका फॉर्मूला होता है आपके पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का। ठीक है, ये क्या होता है, P नॉट ए माइनस पी ए अपॉन P नॉट ए इज इक्वल टू XP। फिर XP क्या होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का फॉर्मूला होता है। P नॉट ए मैंने बताई दिया क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर किसका, ये प्योर सॉल्वेंट का मतलब जब आपने मिक्स नहीं किया है। ठीक है, और P ए क्या है, ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है, जब किसमें, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर किसमें, सॉल्यूशन में, जब आपने मिक्स कर दिया। ठीक है, तो देखो लेट्स से पहले P नॉट ए था आपके पास, ठीक है, फिर हमने क्या किया, सॉल्यूट डाला, सॉल्यूट डालने पे मैंने बताया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, मतलब पहले P नॉट ए था, अब कम हो गया। ठीक है, तो P नॉट ए माइनस पी ए इतना कम हो गया ना, तो इसको अगर आप डिवाइड करोगे, ठीक है, अब ना रिलेटिव लोअरिंग देखनी है, कंपेयर करेंगे प्योर के साथ, कंपेयर के साथ कर दिया। ठीक है, और ये हमेशा किसके इक्वल आता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के इक्वल आता है XB। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो जो सेकंड हमारे पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे आती है वो हमारे पास आती है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से हमारा मतलब क्या है कि कहते हैं आपके पास पहले प्योर वाटर है, ठीक है, ये वाटर है हमारे पास। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट आपको पता कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। कहते हैं लेट्स आप इसमें कोई भी एक सॉल्यूट ऐड कर दिया, सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया, तो नमक ऐड करने से क्या होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, एलिवेट कर जाएगा। नेचुरली आप करके देख सकते हो घर पे भी या लैब में, अगर केमिस्ट्री लैब में करोगे आप, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या करता है, इंक्रीज कर जाता है। अगर बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर गया तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करेगा कितना आपने कितनी क्वांटिटी में सोडियम क्लोराइड डाला है। देखो ये क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज का मतलब चाहे आप इसमें NaCl डाल दो, चाहे आप इसमें KCl डाल दो, अगर आप दोनों के 10-10 ग्राम डालें हैं तो ये प्रॉपर्टी सेम वे से ही चेंज करेगी। इस पर डिपेंड नहीं करेगी NaCl डाला कि KCl डाला है, बस उनकी अमाउंट पे डिपेंड करेगी। तो ये क्या कहते हैं, लेट्स से कहते हैं पहले आपके पास जो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था वो TB था, ठीक है, और सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट लेट्स से TB है। ठीक है, तो अब ये क्या कहता है कि अगर आप TB माइनस T नॉट B कर दोगे तो TB ज्यादा होगा ना आपके पास, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। तो ये कहते हैं किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इस चेंज को हम डेल्टा TB लिख देते हैं, डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी। दिस इंप्लाइज जब डेल्टा TB का आप साइन हटाओगे यहाँ पे कांस्टेंट आ जाता है KB, इसे एलिबोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट बोला जाता है, साथ में मोलैलिटी आ जाती है। ठीक है, तो ये आपके पास फॉर्मूला आ जाता है इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। तो यहाँ पे देखो ये वाला, ठीक है, अब इसको इन्होंने थोड़ा सा आगे एक्सपेंड कर दिया फॉर्मूले को, तो मैं आपको इसमें एक्सपेंड करके बता देता हूँ। देखो मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट होता है। ठीक है, सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन के, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इसमें kg ये होता है। चलो
मैंने आपको बताया था आप ए से किसको रिप्रेजेंट करते हो, सॉल्वेंट को, और बी से किसको रिप्रेजेंट करते हो, सोल्यूट को। ठीक है, ए से हम रिप्रेजेंट करते हैं सॉल्वेंट को और बी से हम रिप्रेजेंट करते हैं सोल्यूट को। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। नंबर ऑफ मोल्स का क्या फार्मूला, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा W के साथ, गिवन मास, और मॉलिक्यूलर मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं M के साथ। ठीक है, चलो अब हम यहाँ फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट मतलब गिवन मास ऑफ सोल्यूट WB डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सोल्यूट मतलब MB। नंबर ऑफ मोल्स खत्म हो गए, मल्टीप्लाई आ जाओ। नीचे क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट, गिवन मास ही है, गिवन मास को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, सॉल्वेंट क्या है और इसे हम क्या लिखेंगे, A लिखेंगे। तो मोलालिटी की ये टर्म्स आ गई मोलालिटी की। ठीक है, अब इसको उठा के कहाँ पे, इस फॉर्मूला में पुट करो। जब इस फॉर्मूला पुट करोगे तो आपके पास जो है डेल्टा टी बी अब इसके इक्वल आ जाएगा, के बी मल्टीप्लाई बाय मोलालिटी, मोलालिटी क्या है यहाँ पे WB डिवाइडेड बाय MB मल्टीप्लाई बाय WB। सिंस हमारे पास केमिस्ट्री में सारी कैलकुलेशन बेसिकली बेटा ग्राम्स में करते हैं, तो यहाँ पे मास हमने यहाँ पे किलोग्राम में लिया ना, तो अगर उसे ग्राम में करोगे तो आपका 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो ये सेम फॉर्मूला बन गया, तो यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला गिवन है। ठीक है, उसका नेक्स्ट हमारे पास आता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सेम कहता है बॉइलिंग पॉइंट की अगर आप फ्रीजिंग पॉइंट देख लो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या, प्योर वाटर का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस होता है या 273 केल्विन होता है। तो अगर आप उसमें सोल्यूट डालोगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या कम हो जाएगा, तो उसे हम क्या बोलते हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये भी सेम यही कहता है, डेल्टा TF ये चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट होता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलालिटी के, सेम उसी की तरह। और डेल्टा TF किसके इक्वल आ जाएगा, KF जो कि एक कांस्टेंट है जिसे हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इनटू M आ जाएगा। ठीक है, और जब आप इसके भी सेम वैसी वैल्यूज पुट करो तो आपके पास ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अच्छा बेटा अगर आप यहाँ तक आ गए और आपको अगर ये नोट्स वाली फाइल चाहिए तो इसके लिए आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हो जो कि class12chemistry.in। ठीक है, यहाँ पे देखो कुछ नहीं, class12chemistry.in है। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज रिवीजन नोट्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, पीपीटीज मिल जाएंगी और क्वेश्चन बैंक भी अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये साइट विजिट कर सकते हो class12chemistry.in, तो यहाँ पे आपको सारा ये मिल जाएगा। तो चलिए अब हम वापस हमारे आते हैं रिवीजन के ऊपर। तो ठीक है, तो हमारी 3 ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ली, और जो 4th हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आती है, ठीक है, वो हमारे पास आती है ऑस्मोटिक प्रेशर की। देखो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास, उसको हम पाई से रिप्रेजेंट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर को। तो अब ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, उससे पहले सबसे पहले हमें ऑस्मोसिस पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, ऑस्मोसिस क्या होता है, आपने डिफ्यूजन पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में। डिफ्यूजन क्या होता है कि द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसको हम क्या बोलते हैं, उसे हम ऑस्मोसिस बोलते हैं। तो यहाँ पे डिफ्यूजन बोलते हैं, वो गैसेस के केस में होता है। गैस छोड़कर आप लिक्विड के केस में आ जाओ, तो लिक्विड में जो मूवमेंट होती है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। यहाँ पे हमने कंसंट्रेशन किसके लिए ली, सॉल्वेंट के लिए। प्लीज ध्यान में रखना है, आपने सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हम देखते हैं। तो अगर एक आपके पास यहाँ पे सोल्यूशन पड़ा हुआ है, इधर आपके पास सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, प्योर सॉल्वेंट पड़ा हुआ है, लेट्स से यहाँ से इसको हमने कनेक्ट कर दिया, ओपन हो गया बीच में। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा देते हैं, SPM सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो सोल्यूट पार्टिकल्स को मतलब उधर जाने से रोक देता है और सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स को पास होने देता है। यहाँ पे आपके पास सोल्यूशन है, अब यहाँ पे आपके पास सॉल्वेंट है। ठीक है, अब दोनों में से सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन किस साइड ज्यादा होगी, सॉल्वेंट साइड ही होगी। सोल्यूशन में तो सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन कम होती है, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, हाई कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, बस सॉल्वेंट से किस साइड जाना स्टार्ट कर देते हैं, सोल्यूशन की तरफ जाना स्टार्ट कर देते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस बोलते हैं। ठीक है, अगर हमें ऑस्मोसिस को रोकना है तो आपको सोल्यूशन साइड यहाँ पे क्या है कि एक एक्स्ट्रा प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा पाई। ठीक है, वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर है वो इतना होना चाहिए कि जस्ट जो ऑस्मोसिस का प्रोसेस है उसे स्टॉप कर दे। इसको हम बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, पाई को। ठीक है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर पाई होता है हमारे पास, और ये किसके इक्वल होता है, ये C कंसंट्रेशन R T, और कंसंट्रेशन यहाँ पे मोलैरिटी की फॉर्म में होती है आपके पास, पाई इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम RT। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाता है, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, और जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये एक सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी होती है यूज करने के लिए बाकी तीनों की। ठीक है, अगर आपने पॉलीमर्स या मैक्रोमोलिक्यूल जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर उनका मॉलिक्यूलर मास चेक करना है तो ऑस्मोसिस ही सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि ऑस्मोसिस मोलैरिटी यूज करता है, जो बाकी है वो मोलैलिटी यूज करता है। मोलैलिटी यूज करने का फायदा क्या होता है कि डाइल्यूट सॉल्यूशंस में भी इनकी वैल्यू अच्छी खासी हमारे पास आ जाती है। ठीक है, तो
अब हमारे पास ऑस्मोसिस से रिलेटेड कुछ टर्म्स होती हैं वो पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपके पास 3 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, एक आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है और एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं, आपके पास लेट्स से दो सॉल्यूशंस पड़े हुए हैं, ठीक है, 2 कंपोनेंट पड़े हैं और इन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। अगर बिल्कुल सेम है दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोल देते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोल देते हैं। देखो 2 सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेंपरेचर आर कॉल्ड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके अलावा हमारे पास 2 और टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, इसको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे ये लाइन पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर एसोसिएटेड विद द फ्लूइड इनसाइड द ब्लड सेल इज इक्विवेलेंट टू दैट ऑफ 0.9% मास बाय वॉल्यूम ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि कहते हैं जो हमारे बॉडी में जो ब्लड सेल है, ठीक है, जो ब्लड सेल है आपने पढ़ा होगा, जो ब्लड सेल्स होते हैं, ब्लड सेल है, इसके अंदर जो फ्लूइड है, इसके अंदर जो फ्लूइड होते हैं आपको पता होगा, कहते हैं इसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर अगर चेक करना किस सेम इक्वल होता है अगर बाहर आप एक सॉल्यूशन बना लो 0.9% सोडियम क्लोराइड का, ठीक है, NaCl का 0.9% आपने सॉल्यूशन बना लिया, उसका जितना ऑस्मोटिक प्रेशर होगा उतना ही हमारे जो ब्लड के अंदर फ्लूइड है उसके इक्वल होगा, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि आपकी बॉडी में अगर आपकी प्रॉब्लम आती है उसमें हम 0.9% सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन इंट्रावेनस इंजेक्ट करते हैं, इंट्रावेनियसली इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ओके, तो अब कहते हैं कि अगर आपके पास इफ प्लेस द सेल सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन 0.9%, मतलब कि जो आपका जितना नॉर्मल ऑस्मोटिक प्रेशर है उससे ज़्यादा अगर आप किसी ब्लड सेल को उससे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर वाली चीज़ में रख देते हो तो क्या होगा, देखो समझते हैं क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। कहते हैं कि ये ब्लड सेल है, ठीक है, अब इसको आपने एक सॉल्यूशन में डाल दिया जिसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन से ज़्यादा है, ज़्यादा कंसंट्रेशन है यहाँ पे, मतलब अब बाहर कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है, अंदर कंसंट्रेशन क्या है, कम, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इस केस में क्या होगा, जो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, ठीक है, मतलब पूरे के पूरे सॉल्यूशन की ज़्यादा है, तो क्या होगा, हमें पर सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन देखनी होती है, तो इस केस में क्या होगा कि जो अंदर से फ्लूइड है वो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर से फ्लूइड है वो बाहर आ जाएगा, अगर बाहर आ गया तो सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास बाहर कंसंट्रेशन कम हो जाए और सेल के अंदर ज्यादा हो जाए तो उससे हम क्या बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या आता है, देखो यहाँ पे आपने ऑस्मोटिक प्रेशर जब डाला था, जो आपने पाई ऑस्मोटिक प्रेशर डाला तब आपके पास इन पार्टिकल्स की मूवमेंट जस्ट जो इधर जा रहे थे इनकी जस्ट स्टॉप हो गई थी। और अगर आप पाई से ज्यादा एटमॉस्फेयर, इससे ज्यादा अगर प्रेशर लगाने लगो तो आपके पास क्या है कि जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो उल्टा स्टार्ट हो जाएगी। मतलब आप क्या करेंगे, वो सॉल्वेंट जो सोल्यूशन से किस साइड जाना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्वेंट की साइड जाना स्टार्ट कर देंगे। सोल्यूशन क्या होता है, इम्प्योर होता है, हमें पता ही है। सॉल्वेंट क्या होता है, प्योर होता है। तो इम्प्योर से आपको प्योर चीज मिलने लगेगी। घर पे हमारे जो आरओ सिस्टम लगे होते हैं वो रिवर्स ऑस्मोसिस ही होते हैं, ठीक है। तो वहां से आपके पास क्या है कि प्योर आपके पास चीज आने लगती है। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। बस हमारा लास्ट टॉपिक बचा है जिसमें हमारा फटाफट एक क्विक रिवीजन एक कवर हो जाएगी, और वो कौन सा हमारे पास है, वो हमारा वेंट ऑफ फैक्टर आता है, या वेंट ऑफ फैक्टर। देखो वेंट ऑफ फैक्टर क्या है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज होती हैं, वो अमाउंट पे डिपेंड करती है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, या क्या नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पर डिपेंड नहीं करती है। जैसे आपने पोटेशियम क्लोराइड ले लिया चाहे ग्लूकोज ले लिया सेम ही रहेगा। बट प्रॉब्लम क्या आती है, लेट्स से आपने एक ले लिया KCl, एक हमने ले लिया शुगर, ठीक है। अब लेट्स से आपने इन दोनों को इसमें पानी में डाला, इसको भी पानी में डाल दिया, इसको भी पानी में डाल दिया, ठीक है। जब पानी में डाला तो KCl आपको पता किसमें डिसोशिएट हो जाएगा, K पॉजिटिव आयंस में और Cl नेगेटिव आयन में डिसोशिएट हो जाता है। पर शुगर में कोई डिसोशिएट नहीं होती, शुगर की शुगर ही रहेगी, ठीक है। तो वो आपके पास शुगर का शुगर ही रहता है। अब देखो यहाँ पे पास प्रॉब्लम क्या आई कि अब आपके पास सोल्यूशन में कितने पार्टिकल्स हो गए, 2 पार्टिकल्स हो गए। तो क्वालिटेटिव जो प्रॉपर्टी है वो भी कितनी आनी चाहिए, डबल आएगी। ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है। तो पर शुगर के केस में वो कितने नहीं बन रही, तो एरर आ गया हमारे पास, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट करते हैं वेंट ऑफ फैक्टर से, इसे हम I बोलते हैं, ठीक है। तो आपने जितनी भी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ी है, जैसे आपने चाहे आपने रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर पढ़ा है, चाहे ये वाली हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है, ठीक है, उसको हम आगे I से मल्टीप्लाई कर देते हैं। I वेंट ऑफ फैक्टर होता है, बाकी सेम सारी वैसी की वैसी रहती है, ताकि क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हमारी ठीक आए। और जो I की वैल्यू है, अगर आपके पास
डिसोसिएशन हो रही है, जैसे पोटेशियम क्लोरीन डिसोशिएट हो रही है, तो इसकी वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 आएगी। अगर कोई डिसोसिएशन वगैरह नहीं होती है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। और अगर एसोसिएशन हो जाते हैं, अगर दो मॉलिक्यूल जुड़ के एक मॉलिक्यूल बना देते हैं, उस केस में आई की वैल्यू लेस देन 1 आ जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पास क्या होती है, वैन डॉर्फ फैक्टर होता है। और इसी के साथ जो हमारे चैप्टर है वो खत्म हो गया। आई होप कि ये आपको एक क्विक रिवीजन थोड़े से टाइम की पसंद आई होगी। कोई डाउट्स वगैरह आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।